आज हम शुरू करते हैं गूच इफेक्ट। गूच इफेक्ट क्या होता है? लास्ट टाइम हमने इसको देखा था कि अगर बल्कि ग्रुप्स के दरमियान एंगल हो तो वो गूच कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मोस्ट बल्कि सब्स्टिट्यूएंट जो होता है उसके दरमियान अगर हो, यानी मोस्ट बल्कि सब्स्टिट्यूएंट जो होता है वो अगर गूच पोजीशन पर प्रेजेंट हो तो उसे गूच इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। मोस्ट बल्कि जो ग्रुप होता है वो विद रिस्पेक्ट टू लोन पेयर अगर गूच पोजीशन पर प्रेजेंट हो तो उससे गूच इफेक्ट कहते हैं। अब गूच पोजीशन क्या है ये हम बात करेंगे। जो गूच पोजीशन होती है वो आपके पास होता है कि 60 डिग्री का जो एंगल होना चाहिए। ठीक है। यानी मोस्ट बल्कि ग्रुप और लोन पेयर के दरमियान जो एंगल होना चाहिए वो 60 का होना चाहिए। इस तरह से गूच इफेक्ट क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है रिपल्शन को। मिनिमाइज रिपल्शन और इंक्रीज कर देता है स्टेबिलिटी को, स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। आप समझ लो कि लोन पेयर और बल्कि ग्रुप्स के दरमियान एंगल जो है वो 60 का होना चाहिए, इसी को गूच इफेक्ट कहते हैं। और ये जहां पर भी होगा वो वाला स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगा। मिसाल दूं अगर आपको के CH3 CH2 NH2। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास एक कार्बन को आप रिप्रेजेंट करोगे, उसके साथ जो भी एलिमेंट्स होंगे, लाइक ये नाइट्रोजन ले लिया, इसको हम नाइट्रोजन कह देते हैं। और ये वन इसको कह दिया, इसको टू कह दिया। और फिर दूसरा जो कार्बन है उसके साथ जो भी एटम्स या ग्रुप्स लगे हुए हैं उसको हम पूरा कर देते हैं। ठीक है, ये लोन पेयर है। अब यहाँ पे बेटा देखें कि ये आपके पास लोन पेयर है और ये बल्कि ग्रुप है, इनके दरमियान एंगल कितने का बन रहा है, वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो ये जो कन्फर्मेशन होगी ये मोस्ट स्टेबल होगी। मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी ये आपके पास, इसी को गूच इफेक्ट कहते हैं। गूच इफेक्ट क्या करता है कि ये जो होता है आपके पास रिपल्शन को डिक्रीज कर देता है। ठीक है जी। तो ये एक छोटा सा इफेक्ट था कि बल्कि ग्रुप और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो एंगल होना चाहिए वो 60 का होना चाहिए। ठीक है जी। इसके बाद हम अगर बात करें, हमारे पास आ जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये हमारा कन्फर्मर वाला जो टॉपिक था वो खत्म होता है। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की। ये क्या होता है? जो बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है, आपने कन्फर्मर में देखा था कि अगर आप सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करवाते हो तो कन्फर्मर बनते थे। लेकिन अगर आप रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन करवाओ, यानी डबल बॉन्ड के अराउंड जो रोटेशन है वो तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि रोटेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसको रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहते हैं अराउंड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। जब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है तो उसके नतीजे में जो आइसोमर मिलते हैं वो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलते हैं। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब ये हमारे पास सीज और ट्रांस हो सकते हैं। तो अगर आपको सीज और ट्रांस का आइडिया नहीं है चेयर फॉर्म में तो वो पहले हम सीख लेते हैं। देखिए आपके पास ना कोई चेयर फॉर्म गिवन होती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं
कि ये इसका जो बॉन्ड होता है वो एक्सियल होता है, ये इक्विटोरियल है, ये एक्सियल है। अब कोई बंदा हाथ खड़े करके तो नहीं रह सकता। यानी अगर किसी को आप पनिश करें कि आपने सारा दिन जो है हाथ खड़े करके रखने हैं, तो ये जैसे खड़ा है ऊपर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, वो हाथ नीचे कर लेगा। जबकि ये जो है इसकी हैंड डाउन है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो जब भी कोई भी ऐसी सिचुएशन आए तो इक्विटोरियल जो होती है पोजीशन, वो आपके पास मोर स्टेबल होती है। ठीक है, ये याद रखना है, एक्सियल पे नहीं लगाना आपने। तो अब यहाँ पे आपको ये कंपाउंड गिवन है, और आपने ये बताना होता है कि इसमें सिस कौन सा है और ट्रांस कौन सा है। अब बेटा ये यहाँ पे CH3 लगा हुआ है एक्सियल पे, और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ये भी एक्सियल पे। और एक और स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या है कि CH3 लगा हुआ है इक्विटोरियल पे, और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है एक्सियल पे। हम इनको नंबरिंग दे देते हैं, इसको 1 कह दिया, इसको 2, इसको 1, इसको 2। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि माइनस करना है 1A -2A। तो आंसर क्या आएगा, साइन के बगैर 1A, उसमें 0 प्लस कर दो। तो अगर तो आंसर आपका आए ऑड, और उसमें आप 0 प्लस कर दो, ठीक है, तो वो आपके पास फिर भी ऑड ही रहेगा, डेफिनेटली जीरो से कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसको ट्रांस कहते हैं। अगर आंसर ऑड आ रहा है, जैसे 1 3 5, तो ये ट्रांस होगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक्सियल है, ये भी एक्सियल है। अब 1 पे इक्विटोरियल है और 2 पे एक्सियल है। ठीक है। तो अब ये सिचुएशन डिफरेंट है, दोनों अगर एक्सियल थे तो ये काम आप कर सकते थे, लेकिन ऐड 0 करना है तब जब दोनों इक्विटोरियल हों या दोनों एक्सियल पोजीशन पर लगे हों ग्रुप्स। अगर एक आपके पास लगा हुआ है एक्सियल पे, दूसरा आपके पास लगा हुआ है इक्विटोरियल पे, फिर आपने क्या करना होता है उसमें, आपने 1 को ऐड करना है, इसको ऐड करना है 1 को। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा, 1। तो चूंकि एक इक्विटोरियल है दूसरा एक्सियल है, उसमें 1 ऐड करो तो आंसर इवन आएगा। तो अगर तो आंसर इवन आता है तो वो सीज होगा। ये बस ये याद रखना है। ये इस तरह के आइसोमर्स वैसे तो गिवन नहीं होते, लेकिन आपको समझाने की खातिर कि अगर कोई ऐसी स्ट्रक्चर सिचुएशन आपसे पूछते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है चूंकि, तो आप बता सकते हैं कि जी अगर तो बॉन्ड जो है एक्सियल एक्सियल पे है, या इक्विटोरियल इक्विटोरियल पे, तो जीरो ऐड करेंगे। अगर इक्विटोरियल और एक्सियल पे है तो वो उसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है। तो ये आपके पास सिस था एक, दूसरा आपके पास ट्रांस था। तो ये एक छोटी सी बात थी, ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो कितने तरह के कंपाउंड्स में पाया जा सकता है, तो वो देखते हैं। GI जो होता है वो आपके पास डबल बॉन्डेड सिस्टम में पाया जा सकता है। ठीक है। ये सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन में पाया जा सकता है। सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन में पाया जा सकता है। फिर ये साइक्लोअल्केन में प्रेजेंट हो सकता है, अल्केन में। इसके अलावा ये ट्राइफिनाइल सिस्टम में पाया जा सकता है। फिर ये आपके पास रिएक्शन फार्मिंग GI, यानी वो रिएक्शन जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बना रहे हैं, फॉर्मिंग GI उनमें पाया जा सकता है।
तो इनमें पहला हम देखते हैं डबल बॉन्डेड सिस्टम। ये हमने डिटेल में स्टडी करना है। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स का आइसोमर पाया जा सकता है। सीज, ट्रांस, फिर इसमें पाया जा सकता है ई एंड जी, फिर इसमें पाया जा सकता है सिन और एंटी। ये आपके पास जो होता है बेसिकली ये डिफरेंट टाइप का जो आइसोमरिज्म है इसमें पाया जा सकता है। सीज और ट्रांस की अगर हम बात करें तो आपके पास लाइक एक कार्बन है, उसके साथ ग्रुप्स लगे हुए हैं ए बी सी और डी। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तभी पॉसिबल पॉसिबल होगा जब ए बराबर ना हो बी के। तो ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी। आप क्या करते हो, इसको डिवाइड कर लेते हो और देखते हो कि दो सेम ग्रुप क्या अपोजिट लगे हुए हैं, अपोजिट लगे हुए तो वो ट्रांस है। अगर दो सेम ग्रुप सेम साइड पे लगे हुए हैं तो वो सिज है। ठीक है। अब ये नहीं है सेम साइड से मुराद एक ही कार्बन के ऊपर नहीं है, वो डिफरेंट कार्बन के ऊपर, मिसाल के तौर पर ये है आपके पास CH3 CH3 H और Cl। अब यहाँ पे देखो तो बेटा ये जो है ये भी एक कार्बन के ऊपर ये एक, तो ये कोई भी आइसोमरिज्म शो नहीं करवा रहा। इसके लिए ये होना चाहिए था CH3 CH3 ClH। अब ये देखो सेम जो ग्रुप्स हैं वो एक ही साइड पे सेम साइड पे लगे हुए हैं, इसलिए इसको सीज कहते हैं। ठीक है। ट्रांस में क्या होता है आपको पता है, वो अपोजिट साइड में होते हैं। तो ये आपके पास सीज और ट्रांस आइसोमरिज्म था। अब एक क्वेश्चन है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, सीज का या ट्रांस का? मैं एक बात आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास है ट्रांस कंपाउंड। अब ट्रांस जो होते हैं इनका जो डाइपोल मोमेंट होता है म्यू, वो जीरो होता है। जबकि जो सीज होते हैं, क्योंकि ये देख सकते हैं आप एक अपोजिट जा रहा है तो दूसरा उससे अपोजिट है, जबकि सीज जो होते हैं उनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पे ये सीज है, इसका म्यू जो होगा डाइपोल मोमेंट वो जीरो नहीं होता। एक बात आपको बता दूं, डाइपोल मोमेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। यानी म्यू होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जितना ज्यादा चार्ज होता है उतना ही ज्यादा डाइपोल मोमेंट बढ़ता है, और उतनी ही ज्यादा आपको पता है चार्ज चाइल्ड स्पीशीज जो होती हैं वो ज्यादा इंटरेक्ट करती हैं एज कंपेयर टू न्यूट्रल वंस। तो जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा उतनी ही इंटरेक्शन होती जाएगी। ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट और चीज होती है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है उनके डाइपोल मोमेंट के, जबकि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डिपेंड करता है उनकी पैकिंग फ्रैक्शन के। अब सीज जो होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि उसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है उस पर डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट। अब उसको देखते हैं, देखें। जो क्लोज पैकिंग होती है वो ऐसे होती है, ये आपके पास एक तरह की पैकिंग है। ये वाली जो बेटा पैकिंग है इसे कहते हैं क्लोज पैकिंग। और जो क्लोज पैकिंग होती है वो ट्रांस में होती है। इनमें से इनको सेपरेट करना टफ है। जबकि सीज में जो पैकिंग होती है, सीज में जो पैकिंग होती है वो इस तरह से होती है। बेटा स्टेबिलिटी जो होती है ना वो उसका ताल्लुक होता है बॉन्ड के साथ। किसके साथ? बॉन्ड के साथ। ठीक है। कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाता है? तो ट्रांस बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट्स जो हो गए उनका ताल्लुक होता है उनकी फिजिकल फोर्सेस के साथ। ठीक है।
तो ये जो है ये सीज में पैकिंग होती है। सीज पैकिंग इस तरह से होती है, देखें वॉइड्स हैं, दरमियान में स्पेस है, तो ये लेस क्लोज है। तो पैकिंग के लिहाज से देखें तो ट्रांस जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें पैकिंग अच्छी है और उनको मॉलिक्यूल्स जो हैं फिजिकली बहुत अच्छे से इंटरेक्ट हैं, उनको सेपरेट करने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड इजी। यहाँ पे या आप समझ लो कि जब सीज और ट्रांस जो होता है वो जवाब दे जाए, तो ई और जी की बात हम करते हैं। देखें आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स लगे होते हैं, तो हमने उनको नंबरिंग देनी होती है अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट एंड अकॉर्डिंग टू सम अदर रूल्स। तो यहाँ पे लेफ्ट पे अलग से नंबरिंग देनी, राइट पे अलग से। तो क्लोरीन का ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट, ऑक्सीजन का कम, इसको 2 आ जाएगा। इसी तरह सल्फर का ज्यादा, फिर हाइड्रोजन का कम, इसको 2 आ जाएगा। अब दोनों साइड पे अगर नंबरिंग सेम हो जाए तो इसे जी कहते हैं, यानी 1 to 1 2 जी हो जाएगा तो इसे जूसामर कहते हैं। जूसामर, जी स्टैंड फॉर जूसामर। ठीक है। और अगर आपके पास ये सिस्टम हो CH3 हाइड्रोजन और N या SH कर लें, तो यहाँ पे नंबरिंग दें अगर आप, तो इसको 1 बोलते हैं, इसको 2, इसको आप 2 का नंबर दोगे, इसको 1 का। तो अब देखें अपोजिट हो गई है, अगर तो अपोजिट नंबरिंग हो जाए तो उसे ई कहते हैं। ई क्या होता है? एंटीजन। एंटीजन होता है, क्या होता है? एंटीजन। ठीक है। तो ये आपके पास ई और जी का कॉन्सेप्ट होता है, जहां पर सीज और ट्रांस फेल हो जाए वहां पर ये यूज होता है। अब आपके पास इसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स फॉर ई एंड जी बहुत आसान है। नंबर 1 के जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होता है वो फर्स्ट प्रायोरिटी गेन करेगा। ठीक है। मिसाल के तौर पर डेफिनेटली जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। ये है आपके पास तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे ऑक्सीजन का ज्यादा, ये फर्स्ट, फिर कार्बन, यहाँ पे सल्फर, और ये सेकंड। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा फर्स्ट। इसके बाद इफ फर्स्ट एटम इज सेम, तो अगर पहला एटम सेम हो, फर्स्ट एटम सेम हो, तो फिर आप डिसाइड करते हो बाय अदर 3 एटम्स, बाय अदर 3 एटम्स। तो बाकी 3 एटम्स की बुनियाद पर आप डिसाइड करते हो कि वो ई है या जी है। मिसाल देता हूँ आपको, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, और इधर ऐसे होगा OH। ठीक है। और यहाँ पे ये C OH, और ये हाइड्रोजन, और ये भी हाइड्रोजन। अब बेटा एक बात आप हमेशा याद रख लें कि जहां पर डबल बॉन्ड आ जाए ऑक्सीजन के साथ अटैच हो, तो उसको आपने 2 बार काउंट करना है। क्या करना है? 2 बार काउंट करना है। उसको आपने क्या करना है? 2 बार ऑक्सीजन को काउंट करना होता है जहां पर डबल बॉन्ड आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन जो होता है इसको 2 बार लिखते हो, तो क्या हो जाएगा? देखें यहाँ पे कार्बन सेम है, कार्बन कार्बन से कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या है? कार्बन था पहले, फिर ये डबल 2 दफा आ गया, तो इसको 2 दफा लिखोगे। तो और एच, यहाँ पे भी सेम है, CO और H। अब यहाँ पे सेम है सारी सिचुएशन, तो आप हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी दोगे फर्स्ट। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी से मिलेगी, फिर एल्डिहाइड को 2। यहाँ पे ये फ्लोरीन है,
यहाँ पे इसको मिल जाएगी और यहाँ पे इसको, तो ये आपके पास बन जाएगा जी जी। ठीक है। तो आप फिर बाकी अदर एडम्स को देखते हो, अगर तो सेम हो जाए। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये है आपके पास H, और यहाँ पे है CH2OH, एक और हाइड्रोजन को मैंने ओपन कर दिया है, अब आसानी होगी। देखिए ऊपर है कार्बन ऑक्सीजन, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो दो बार काउंट करना होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यहाँ पे नीचे है कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, तीन अदर एटम्स देखेंगे, फिर ऑक्सीजन आता है कहीं जाके। लेकिन ये कार्बन कार्बन से कैंसिल, तो अब ये ऑक्सीजन आ गया है, तो इट मीन्स ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो आपके पास प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कैंसिल नहीं होता, इसलिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो इसको प्रायोरिटी 1 मिल जाएगी और इसको प्रायोरिटी 2 मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको डिसाइड करना होता है। ठीक है, फिर रियल स्ट्रक्चर जो होता है उसकी मोर प्रायोरिटी होती है, कि आपके पास बाज़ औक़ात ये होते हैं ना, कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो रियल जो स्ट्रक्चर होता है ना, रियल स्ट्रक्चर गेट मोर प्रायोरिटी, मोर प्रायोरिटी। तो बेटा इसकी जो प्रायोरिटी ऑर्डर होता है वो ज्यादा होता है। इसके बाद फोर्थ वन में ना, ये एक चीज थोड़ी सी नोट कर लीजिएगा कि स्मॉलर जो रिंग होती है, स्मॉलर हाइड्रोकार्बन की जो रिंग होती है, वो ज्यादा प्रायोरिटी गेन करती है। मिसाल के तौर पर ये है और ये है। बस ये इसमें एक रिवर्स केस है, ये आईयूपीएससी का नोमेनक्लेचर है, उसके अकॉर्डिंग हमने चलना होता है। तो ये एक है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं काउंटिंग ऑफ जीआई। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का काउंटिंग कैसे करेंगे हम, इसकी काउंटिंग। तो इस तरह का जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, सॉरी एमसीक्यूज जो होता है, वो आपसे पूछा जाता है पेपर में। देखिए अगर एक डबल बॉन्ड है तो उसमें दो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल हो सकते हैं, या तो सीज हो सकता है या ट्रांस, दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, सीज हो सकता है या ट्रांस। तो एक डबल बॉन्ड में दो हो सकते हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं बेटा, कि अगर स्ट्रक्चर जो है वो अनसिमेट्रिकल है, तो उसके लिए काउंटिंग का फार्मूला और होता है। अनसिमेट्रिकल क्या होते हैं, कि ये कार्बन है, अगर इधर भी CH3 हो, इधर भी CH3 हो, तो ये होता है बेटा सिमेट्रिकल, कि कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे सेम ग्रुप लगे हुए हैं, ये सिमेट्रिकल है। क्या है ये? सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल इसे बोलते हैं। CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। तो अब देखें, ये जो है ये अनसिमेट्रिकल है बेसिकली, अनसिमेट्रिकल। तो इन दोनों के लिए फार्मूला अलग अलग होगा। अगर मैं आपको बताऊं कि एक कंपाउंड है फॉर एग्जांपल ये, इसकी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बताता हूँ कि कौन कौन सी हो सकती है। इसकी पॉसिबिलिटीज हम देखते हैं। तो चार तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एक डबल बॉन्ड ये है, एक ये, या तो ये सीज हो सकता है पहले और दूसरे वाला ट्रांस हो सकता है, या पहले वाला ट्रांस हो सकता है, दूसरे वाला सीज हो सकता है, या दोनों सीज हो सकते हैं, या दोनों ट्रांस हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 4 हो गई हैं, इससे मजीद आप कोई बना ही नहीं सकते। तो अनसिमेट्रिकल के लिए हम क्या कहेंगे फिर, कि अनसिमेट्रिकल के लिए टोटल जी आई जो होंगे, टोटल जी आई जो होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, वो 2 की पावर n होगा। यहाँ पे n जो होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो n यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो इसकी मदद से आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो होता है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फार्मूला हो गया है जब स्ट्रक्चर आपका क्या हो,
सिमिट्रिकल हो। ठीक है जी। स्ट्रक्चर जो हो वो अनसिमेट्रिकल हो। तो फॉर सिमेट्रिकल, तो सिमेट्रिकल के लिए क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, CH, डबल बॉन्ड CH और CH3। अब देखो बेटा यहाँ पे आपके पास सिमेट्रिकल है ना, तो इसमें ट्रांस वाली इसमें या तो दोनों चीज हो सकते हैं या दोनों ट्रांस हो सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि सिज हो दूसरा ट्रांस हो, और एक ट्रांस हो दूसरा सिज हो, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर होता है ना। तो ये दो पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती, ऊपर वाली पॉसिबल होती हैं इसमें। सिमेट्रिकल के लिए फिर फार्मूला जो होता है वो अलग होता है। फार्मूला इसके लिए वो मैं लिखवाता हूँ। इसके आपके पास टोटल जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होते हैं उनका फार्मूला होता है बेटा टोटल GI। उसका फार्मूला होता है 2n-1 प्लस 2 की पावर p। p क्या है और n क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर तो p जो होता है n/2 - 1 के इक्वल होगा। n यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ही होती हैं। अगर इवन हो, यानी किसी स्ट्रक्चर में इवन पाई बॉन्ड हो तब। और फिर p आपके पास n-1/2 होगा अगर n यहाँ पे ऑड हो। n क्या हो यहाँ पे? ऑड हो। अब बेटा एक बात आपको बता दूं कि अनसिमेट्रिकल देखना है और ये भी साथ में देखना है कि वो जो है सिज और ट्रांस आइसोमर वो डबल बॉन्ड शो करवा भी सकता है या नहीं करवा सकता। मिसाल दूं अगर आपको कि आपके पास एक स्ट्रक्चर है, तो आपने ये जरूर देखना है उसमें कितने एक्टिव डबल बॉन्ड्स हैं, कितने एक्टिव डबल बॉन्ड्स हैं। मिसाल देता हूं। अब मुझे एक बात बता दे, इसमें इसमें ये है डबल बॉन्ड नंबर 1 और ये है डबल बॉन्ड नंबर 2, क्या दोनों एक्टिव हैं या एक है जी? बताएं जरा यहाँ पे। जी बेटा, हरी अप। क्या दोनों इसमें शो करवाएंगे या एक शो करवाएगा? बताएं, इसमें कोई मुश्किल बात है? सर दोनों करवाएंगे। दोनों क्यों बेटा? इसमें क्या इसमें सीज ट्रांस पॉसिबल है? इसमें सीज या ट्रांस डबल इसमें बॉन्ड तो नहीं है। तो नहीं है, तो इसमें बताओ पॉसिबल नहीं खामोश क्यों हो? देखो, इस कार्बन के ऊपर सेम हाइड्रोजन, मैंने बताया नहीं था कि एक ही कार्बन के ऊपर दो ग्रुप सेम नहीं हो सकते। आप कैसे कह रहे हो फिर? तो ये बेटा बात को देखो और समझो कि एक ही कार्बन के ऊपर दो जो है आपके पास वो सेम ग्रुप लगे हों, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है। तो सिर्फ इसमें एक ही जो है कार्बन नंबर है। 1 वो हाँ एक्टिव पॉसिबल है। है। तो उसके आपके पास 2 की पावर n होता है। तो यानी 2 की पावर 1 तो 2 बन जाएंगे। ठीक है। ये फार्मूला है उसका। इसी तरह ये चीजें ना थोड़ी सी मैटर करती हैं। अगर आपको सवाल मिलता है तो आपको पता होना चाहिए, चेक करना आना चाहिए आपको कि ये एक्टिव है या नहीं है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ना आपने समझना है इस बात को कि नंबर ऑफ GI कैसे हमने देखने हैं और कितने होते हैं। ठीक है। समटाइम्स आपको ये क्वेश्चंस गिवन होते हैं और आपसे वो पूछ रहे होते हैं कि इसमें एक्टिव कितने हैं और कितने नहीं हैं। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। और ये इम्पोर्टेंट यही था हमारे पास GI कैलकुलेट करने का। ठीक है। और इसी तरह एक स्ट्रक्चर होता है एलाइन, एलीन कहते हैं इसे। एलीन जो होते हैं इनमें कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स होते हैं और ये भी GI शो करवा सकते हैं। ये ऐसे होते हैं इनका स्ट्रक्चर, कंजुगेटेड पाई बॉन्ड्स होते हैं और ये भी GI को शो करवा सकते हैं।
ठीक है। इसमें 3 कार्बन है बेटा, कार्बन नंबर 1, 2 और 3। कार्बन 1 जो के हाइड्रोजन होते हैं और कार्बन 3 के जो हाइड्रोजन होते हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कार्बन 1 और ये वाला जो होते हैं कार्बन 3 के जो हाइड्रोजन होते हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है। तो इसी वजह से ये शो करवा सकते हैं GI। ठीक हो गया। अगर तो ये सेम ही प्लेन में होते फिर ये नहीं करवा सकते थे। तो कार्बन 1 और जो कार्बन 2 होता है, ये जो होते हैं ये XY प्लेन में होते हैं, XY प्लेन में होते हैं। ठीक है, बता रहा हूँ बेटा। कार्बन 2 जो होगा और कार्बन 3 जो होगा, ये XZ प्लेन में होते हैं। तीनों इस लिहाज से डिफरेंट प्लेन में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? डिफरेंट प्लेन में आ जाते हैं। यही रीजन होती है कि इफ वी हैव इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, अगर इनमें इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होते तो वो फिर शो नहीं करवाना था उन्होंने। इफ वी हैव ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, GI इज पॉसिबल। मिसाल के तौर पर ये आपके पास है, से 1 बोल दें, से 2 कह दें। ठीक है। तो यहाँ पर देखें जरा कि ये जो होंगे ये GI शो नहीं करवाएंगे, because GI not show GI because perpendicular and aerial distance is same। जो इसका और इसका जो आपस में डिस्टेंस होता है ना, ये सेम होता है। लेकिन अगर ऑड हो, ये देखिए ना, ये ऑड है, ये शो करवाएंगे GI। इसकी रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो होगा कार्बन, ये भी प्लेन में होगा, और ये जो कार्बन होगा ये भी प्लेन में होगा। और कार्बन नंबर जो यहाँ पे 3 होगा ये परपेंडिकुलर होगा। तो पहले जो थे 1 और 3 परपेंडिकुलर थे, अब भी 1 और 3 परपेंडिकुलर है, जबकि लास्ट वन और फर्स्ट वन ये दोनों प्लेन में हैं। तो आप कह सकते हो 1 एंड 3 जो होते हैं ये परपेंडिकुलर है, 1 और 4 जो होते हैं ये प्लेन में होते हैं। ठीक है। सो इवन जो होते हैं वो नहीं करवाते। ठीक है। और आपने ये हमेशा याद रखना है, 1 और 3 जो होते हैं ये प्लेन में होंगे, और 1 और 3 परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस लिहाज से वो इवन बन जाते हैं, और इवन जो होते हैं वो शो नहीं करवाते, क्योंकि उनका जो एरियल डिस्टेंस होता है, ये आपने ना स्टडी करके आना है, एरियल डिस्टेंस क्या होता है। व्हाट इज एरियल डिस्टेंस एक्चुअली। ये एक तो परपेंडिकुलर भी होते हैं और इनका एरियल डिस्टेंस भी सेम होता है, तो यही रीजन है ये शो नहीं करवाते। ठीक है। जबकि जो आपके पास कार्बन 1 है और कार्बन 4 होता है, तो ये शो करवा देते हैं। ठीक है। तो ऑड वाले शो करवाएंगे, इवन वाले भी नहीं। एलीन सिस्टम था ये। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, और कल इंशाल्लाह फिर हम लास्ट इस चैप्टर का है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, और कोशिश होगी कल उसको ख़त्म कर दें। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को कोई सवाल है आज के लेक्चर में तो बताएं।